नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19, in an LR circuit, तो this circuit is a LR circuit, this circuit is LR circuit, in an LR circuit a sinusoidal voltage, sinusoidal voltage का मतलब alternating voltage, और जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन ऐसी होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप मुझे बताइए यहां पर अगर इक्वेशन जो आपको गिवन है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इसमें साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी होता तो क्या फर्क होता दोनों वोल्टेजेस में? सर साइन वाली टाइम 0 पे 0 होगी। यस, साइन वाला वेव फॉर्म टाइम 0 पे यहां से शुरुआत होगी, और अगर कॉस वाली इक्वेशन होगी तो वो टाइम 0 पे वैल्यू पीक पे होगी, पीक से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, अगर कॉस फंक्शन होता। बट एनीवे चलिए हम इसी पे बात करते हैं। अब यहां पर आपको कुछ चीजें गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 6.5 मिली हेनरी, आर की वैल्यू गिवन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, और ओमेगा तो नहीं बट ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू गिवन है। अगर ओमेगा बाय 2 पाई जो है वो 50 है, तो इसका मतलब ये हो गया ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 पाई हो जाएगी। अब आपको यहां पर क्या वैल्यू चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन स्टेडी स्टेट, पाई की वैल्यू को 22.7। यहां स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, देखो इंडक्टर जब भी आप सर्किट में कनेक्ट करते हो तो इंडक्टर करंट की ग्रोथ को और करंट के डिके को हमेशा अपोज करता है। तो स्टेडी स्टेट का सही मीनिंग होता है जब आप डीसी सर्किट में किसी इंडक्टर को अप्लाई करते हैं तो शुरुआत में करंट ग्रो कर रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद स्टेडी स्टेट पे करंट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में लिख दिया गया है। तो यहां स्टेडी स्टेट का कोई मीनिंग, क्योंकि यहां स्टेडी स्टेट कभी आएगी नहीं, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, करंट भी लगातार ऑल्टरनेट करेगा। एनीवे आपको सिंपली चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो करंट बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की जगह इंपीडेंस, V अपॉन इंपीडेंस। ठीक है, अगर I RMS है तो V भी RMS लेना है, और अगर करंट की पीक वैल्यू चाहिए तो V की भी पीक वैल्यू आपको लेनी है। एनीवे Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू बेटा होती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहां C तो है नहीं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अब बात आगे कि एक्सएल किसके इक्वल होता है, एक्सएल होता है बेटा ओमेगा इंटू एल। अब यहां पर एल की वैल्यू आपको गिवन है, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास 100 पाई, तो इट इज 100 पाई इंटू 65 मिली हेनरी, मतलब 65 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 6.5 पाई। एक्सएल की वैल्यू आ गई 6.5 पाई, तो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू आपको गिवन है 20 ओम। जब आर और एक्सएल की वैल्यू आ गई तो क्या आपको जेड मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। वी आर एम एस तो पता है 220 वोल्ट है, आर और एक्सएल की वैल्यूज यहां पुट करेंगे आप, जेड की वैल्यू आ जाएगी वी आर एम एस अपॉन जेड क्या होगा, आई आर एम एस अपॉन जेड। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, मतलब करंट की पीक वैल्यू। तो आप जानते हो आरएमएस करंट होता है पीक वैल्यू अपॉन √2, पीक वैल्यू अपॉन √2 इज इक्वल टू आई आर एम एस। तो अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए आरएमएस वैल्यू से तो इंटू √2 कर दोगे, तो आई आर एम एस यहां से मिलेगा, इंटू √2 कर दोगे, 1.414 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पीक वैल्यू करंट की मिल जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट, two infinite parallel metal plates contain electric charges with charge densities plus sigma and minus sigma respectively, and they are separated by a small distance in air. If the permittivity of air is epsilon naught, the magnitude of field between the two planes with its direction will be, I think ये तो सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला केस आ गया। दिस इज द केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी ऐसी ही सिचुएशन होती है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं,
एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट के केस में होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव प्लेट का फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होगा, लेकिन होगा ये भी न्यूमेरिकली सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट जस्ट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, तो इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेन या प्लेट। बी पार्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो है बेटा, देखो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ आपको गिवन, और ये ग्राफ अक्सर ऐसा ही बनता है जैसा यहां बताया गया, स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज एक्सिस पे ऊपर से शुरुआत होगी और नीचे कहीं जाके ये मीट कर रहा होगा। तो यहां पे इस ग्राफ से अक्सर आपको ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। तो बेटा जहां पर भी ये ग्राफ वोल्टेज एक्सिस को मीट करता है, वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, जैसे यहां पर ये मीट कर रहा है तो यहां पे ये वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए? ईएमएफ। लेकिन यहां पे क्या बोला? 4 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 6 वोल्ट क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ 4 सेल्स का। और अगर सारे सीरीज में है तो क्या होगा? 4E। तो 4E की वैल्यू 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब E की वैल्यू एक सेल का ईएमएफ हो जाएगा 6 अपॉन 4 यानी कि 1.5 वोल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जहां पे भी ये ग्राफ इधर मीट करेगा इस एक्सिस पे, पक्की बात है, क्योंकि आपके सामने एमसीक्यू है। लॉजिक नहीं भी पता होगा, इतना भी याद होगा तो भी आप कर लोगे। एनीवे लॉजिक पे भी बता देता हूं। दूसरी चीज, इस ग्राफ की स्लोप जो होगी, स्लोप होगी, एंगल तो खैर इधर है, ऑब्ट्यूज है, बट इसके ऑपोजिट साइड यही वाली होगी और एडजेसेंट साइड यही वाली होगी। हाँ, स्लोप नेगेटिव आएगी, नो डाउट। नेगेटिव साइन को अगर आप ना लें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप को अगर आप लें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस। बट यहां पे आर इक्विवेलेंट, चूंकि 4 सेल्स हैं तो 4R की वैल्यू क्या होगी? स्लोप। देखो ये वाली साइड कितनी है? 6 और ये वाली साइड कितनी है? 2। तो 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो 4R अगर 3 है तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 3 अपॉन 4 ओम। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। हालांकि आप पूछी नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। मैं इसी फॉर्मूले को रीराइट कर रहा हूं, V इज इक्वल टू माइनस R इंटू आई प्लस E। लिखा जा सकता है ना, ऐसे गलत तो नहीं है? No. स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें m होता है स्लोप। देखो अब यहां पे x एक्सिस की जगह पे क्या? करंट एक्सिस, x की जगह पे करंट है, y की जगह पे v है। तो x का जो कोफिशिएंट है वो होती है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहां स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होगी? माइनस आर। और वो तो स्लोप वैसे ही नेगेटिव है, इसलिए मैंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू उठाइएगा स्लोप की। दूसरा c होता है y इंटरसेप्ट, कि अगर y एक्सिस पे ये ग्राफ मान लो ऐसे टच कर रहा है स्ट्रेट लाइन का, तो ये जो y इंटरसेप्ट है दैट इज c। तो यहां पे c की वैल्यू क्या आ रही है? e। तो ये यहां पे टच करेगा तो ये वैल्यू e होगी। या एक ऑप्शन ये था इसको देखने का। दूसरा ऑप्शन ये है, आप इसी फंडामेंटल इक्वेशन में अगर आप I की वैल्यू को 0 पुट करें, अगर करंट 0 हो तो V की वैल्यू E के बराबर हो जाती है। तो पूरे ग्राफ पे करंट की वैल्यू 0 तो बस यहीं पे है। तो जब करंट की वैल्यू 0 है, जो V की वैल्यू है वो E होगा। और एक बार E आ जाए तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे V की वैल्यू 0 है और करंट की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 0। तो इसी इक्वेशन में 2 और 0 पुट कर दोगे और ईएमएफ की वैल्यू तो पहले से पता थी, तो आपको स्मॉल r वैसे भी मिल सकता था। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए 22, a circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about the vertical diameter. इस diameter के about हमने इसको rotate किया through 180 degree in
0.25 सेकेंड्स। ऐसे थी कॉइल, इसको ऐसे रोटेट कर दिया एक वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, और अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपको गिवन है। द पावर डेवलप्ड इन द कॉइल इज, तो आपको चाहिए पावर। तो बेटा पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r या ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन r। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर अपॉन r अगर आप करोगे वहां से, या v इंटू आई कर लो, बात एक ही है। तो यहां पे बेटा सबसे पहली चीज आप ये समझो कि शुरुआत में अगर कॉइल का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो आपने जो कॉइल रखी है वो कॉइल का प्लेन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब आपने इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दिया, तो पहले मान लो फील्ड लाइंस इधर से इधर आ रही हैं, इस फेस से एंटर कर रही हैं और इससे निकल रही हैं। जब ऐसे घुमा दोगे तो पहले जिस फेस से निकल रही थी अब उसमें से एंटर कर रही हैं, दूसरे से निकल रही हैं। मतलब दोनों सिचुएशंस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा B इंटू ए होगा। हाँ, इनिशियल अगर प्लस बी है तो फाइनल माइनस बी ए होगा। मतलब शुरुआत में अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो थीटा 0 हो गया बी और एरिया वेक्टर में बी ए कॉस 0, और फाइनल सिचुएशन जब होगी कॉइल को 180 से रोटेट कर दोगे, एरिया वेक्टर इधर चला गया, तो फाई इनिशियल अगर b इंटू ए है तो फाई फाइनल जो है वो माइनस बी इंटू ए होना चाहिए, या अदर वे राउंड, फाइनल अगर पॉजिटिव है तो इनिशियल नेगेटिव होगा। तो अगर आप यहां पे चेंज इन फ्लक्स निकालें डेल्टा फाई, फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल को माइनस करो तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस बी इंटू ए। अब डेल्टा फाई आपको मिल गया माइनस फाई माइनस ट्वाइस बी इंटू ए। डेल्टा टी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लें, नेगेटिव साइन को छोड़ दो सबको, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ट्वाइस बी ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0.25 सेकेंड आपको गिवन है। तो ट्वाइस बी की वैल्यू यहां पर गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एरिया। अच्छा यहां पे एक चीज और होगी, एन भी आएगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगे। एरिया जब रेडियस गिवन है तो आप एरिया निकाल पाएंगे, यस और नो? यस Yes, sir. तो आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो फाइनली वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, पावर, तो पावर मिल जाएगी उसके बाद, क्योंकि आर तो गिवन है क्वेश्चन में। Yes, sir. चलिए तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, इन द गिवन नेटवर्क पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज, इस पॉइंट ओ का पोटेंशियल हमें डिटरमिन करना है कितना है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं कहता हूं जी पॉइंट ओ का पोटेंशियल कितना है, जी हमने कह दिया पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V वोल्ट, बाकी सबको तो पता है B का 2 वोल्ट, इसका भी, C का भी 2 वोल्ट, D का 8 वोल्ट, मतलब हाइयर पोटेंशियल पे है D। तो पक्की बात है जो करंट फ्लो कर रहा होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इजंट इट सो? लेट अस से दिस करंट इज I1, फिर यहां से ये करंट इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेट अस से दिस इज I2, लेट अस से दिस इज I3, ऐसा ही होना चाहिए, यस सर नो बताओ? Yes, sir. तो बेटा अगर ऐसा है, अब किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगाओ जरा। किरचॉफ का जंक्शन लॉ कहता है करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो अगर मैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ यहां पे अप्लाई करूं तो उससे मुझे पता चलेगा करंट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना, यही होगा। Yes, sir. यस सर। I होता है V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। तो पॉइंट A और पॉइंट A O का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट माइनस V वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। I2 है इस पाथ का करंट, तो यहां इनके दोनों एंड्स O और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 2 वोल्ट, ये V वोल्ट वो 2 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 4, प्लस I3 के लिए भी वैसा ही है, पॉइंट O का पोटेंशियल V और C का पोटेंशियल 2, तो V माइनस 2 अपॉन 4। तो सिंपल वर्ड्स में कहें 8 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स
v माइनस 2/4, तो ये 2 इंटू 2, फिर ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। 8 माइनस v इज v माइनस 2, ठीक है। सो 8 इस माइनस 2 को लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस 2 इज इक्वल टू ये v इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस v। तो 8 प्लस 2 इज 10, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 10/2, यानी कि दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. हाँ, डाउट है बेटा? No, sir. क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, sir. ठीक। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज दिस। तो यू आर गिवन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज आल्सो गिवन टू यू। करंट आई की वैल्यू भी आपको गिवन है 5 एम्पेयर। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 5 मीटर। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर विल बी। देखो बेटा, कंडक्टर की लेंथ गिवन है। अगर कंडक्टर की लेंथ गिवन है आपको, यहां से लेके यहां तक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L पता है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो, तो क्या आप टाइम निकाल पाएंगे, कितना टाइम लगेगा उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ पता है, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो टाइम हो गया, जो फाइनली हमें टाइम चाहिए, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी बेटा, टी की वैल्यू हो जाएगी लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अब सवाल ये कि वीडी कैसे निकालें। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। तो यहां से वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट डिवाइडेड बाय एन ई ए। करंट क्वेश्चन में गिवन है, एरिया गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां से आपको वीडी मिलेगा, यहां पे वीडी की वैल्यू पुट करना, तो आपको टाइम टेकन अपने आप मिल जाएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ये पहला क्वेश्चन आ गया जहां ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं। ट्रांसफॉर्मर विद टर्न रेशियो 3। टर्न रेशियो 3 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू सेकेंडरी की रेशियो जो है, एफिशिएंसी, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहां पे आउटपुट पावर इनपुट पावर का 90% होगी। टर्न रेशियो 3 होने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी की जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। अब करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज 2 एम्पेयर और अप्लाइड वोल्टेज इज 100 वोल्ट। टर्न रेशियो इज 3, then the voltage and current flowing in the secondary coil। हाँ बेटा, सॉरी, यहाँ पे जो टर्न रेशियो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए ये टर्म यूज की गई है। n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी 3 है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 3 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इस सिचुएशन में आपको वोल्टेज और करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल आपको बताना है, वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर विद टर्न रेशियो 3 हैव 90% एफिशिएंसी। बेटा यहां पे भी ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अब इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रहा है ये किस चीज को लेके दी गई है। व्हाट इज 0.75, इट्स नॉट क्लियर। करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल है, वोल्टेज अप्लाइड 100 है, मेरे ख्याल से ये करंट इन सेकेंडरी होना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ये करंट इन सेकेंडरी कॉइल होगा, 0.75 एम्पेयर, वोल्टेज स्टेप अप होगी, करंट रिड्यूस होगा। तो देखो बेटा, P आउटपुट इज इक्वल टू 90/100 ऑफ P इनपुट, 9/10 ऑफ P इनपुट। P आउटपुट क्या होगा, P आउटपुट होगा E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी, ये होगा E प्राइमरी इंटू I प्राइमरी।
अब आपको करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी चाहिए, तो करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, 9/10 इंटू ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी, ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी। नहीं, ये करंट भी नहीं हो सकता, फिर ये क्या चीज इन्होंने दी है। चलो हम इसको एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखो, प्राइमरी कॉइल का करंट और वोल्टेज आपको गिवन है, प्राइमरी कॉइल का करंट और वोल्टेज आपको गिवन है। तो अगर प्राइमरी कॉइल का करंट और वोल्टेज आपको गिवन है, तो आपको इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर तो पता चल गई। पी इनपुट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होता है ई प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, जो कि है 100 और 100 वोल्ट इंटू 2 एम्पेयर, मतलब 200 वॉट जो है वो इनपुट पावर है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम आउटपुट पावर अपने आप डिटरमिन कर सकते हैं। आउटपुट पावर इनपुट पावर का 90% होगी। सो पी आउटपुट इज इक्वल टू 90/100 ऑफ पी इनपुट। मतलब जब आप इसको पी इनपुट की वैल्यू 200 वॉट यहां पुट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 180 वॉट। 180 वॉट आउटपुट पावर होनी चाहिए। अब आप देख लो, आउटपुट पावर को हम लिख सकते हैं ना ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। देखो इन सब में वोल्टेज और करंट किसका प्रोडक्ट 180 वॉट आ रहा है, 150 इंटू 1 तो 150 हो गया, 300 इंटू 0.6 दैट कम्स आउट टू बी 180। 150 इंटू 0.5 ये तो कभी 180 आ नहीं सकता, ये 175 आएगा। 300 और ये 300 ये 4, बी ऑप्शन ही होगा। सिर्फ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ही इन दोनों का प्रोडक्ट 180 आ रहा है। तो ई सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी कितना होना चाहिए, 180। अब यहां पे ये पता नहीं 0.75 ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ये एक्स्ट्रा गिवन था यहां पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। Yes, sir. तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। Yes, sir. सर तो हाँ जी, सर एक क्वेश्चन में डाउट था आपको हाँ भेजना बोलो था। बोलो बोलो बोलो। सर आपको मैंने भेजा है। आपने भेजा मुझे अभी? यस सर अभी भेजा। हम्म, ओके ओके ओके। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए सभी। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ, नहीं, व्हेन अ चार्ज इज पास्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली थ्रू द कॉइल, ये बात चल रही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन अ चार्ज इज पास्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली थ्रू द कॉइल, द एंगुलर स्पीड ओमेगा एक्वायर्ड बाय द कॉइल इज। अचानक से झटके से, देखो अपना इसमें आपने पढ़ा था, जब भी करंट सॉरी इसमें किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। एनीवे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो रेडियल फील्ड है, तो टॉर्क तो एक्ट करेगा। और हम जानते हैं टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, टॉर्क आता है हमारे पास NIAB, ये तो सबको याद है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया, अगर इसमें चार्ज Q इंस्टेंटेनियसली हमने पास करा दिया, अब चार्ज की टर्म्स में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। एक काम करके देखो,
दोनों साइड्स को dt से मल्टीप्लाई करो, टाउ इंटू डी टी शुड बी इक्वल टू एन बी ए आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। क्या आई इंटू डी टी को हम क्यू लिख सकते हैं? Yes, sir. इट कैन बी रिटन एज एन बी ए इंटू क्यू। अच्छा, अब आप जानते हैं फोर्स इज डीपी बाई डी टी, तो फोर्स का रोटेशन एनालॉग है टॉर्क। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डीएल बाई डी टी। मतलब टाउ इंटू डीएल क्या हो जाना चाहिए? डीएल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था ना, तो डीएल को मैं लिख सकता हूं फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो मतलब फाइनली उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? जैसे चार्ज क्यू पास करवाया तो एन बी ए क्यू, राइट? यहां तक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब इसमें एंगुलर मोमेंटम आ गया एनबीए, देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम मास का रोटेशन एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एल की जगह आप लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा। सो आई इंटू ओमेगा की वैल्यू ये आ रही है, तो आपको ओमेगा फाइनली चाहिए था, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी ए क्यू अपॉन आई। हमने यहां पे क्यू को एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड्स को dt से मल्टीप्लाई किया। जब राइट साइड में dt से मल्टीप्लाई किया तो करंट इंटू dt को मैं लिख सकता हूं चार्ज, तो I इंटू डी की जगह मैंने q लिख दिया। अब टाउ इंटू dt क्या होगा? वो होगा dl, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो था, तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम आ गया एन बी ए अपॉन क्यू। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज I इंटू ओमेगा, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई एन बी ए क्यू अपॉन आई। क्वेश्चन में ये था अगर चार्ज क्यू पास कराया तो वो कितना एंगुलर मोशन, कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगी कॉइल। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. अब इसका बेटा अगला पार्ट है इन क्वेश्चन नंबर 54, मतलब इसी क्वेश्चन में, द मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। देखो शुरुआत में कॉइल ने एंगुलर स्पीड एक्वायर की, ये एंगुलर स्पीड बढ़ेगी जैसे से आगे जाएगी या कम होगी? जब कॉइल डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी तो एंगुलर स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? स्प्रिंग लगा ना नीचे, जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, स्प्रिंग अपोज करेगा इसके मोशन को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अल्टीमेटली स्प्रिंग इसके मोशन को अपोज कर, तो अल्टीमेटली इस कॉइल को रेस्ट में आना ही है, अल्टीमेटली इस कॉइल को रेस्ट पे आना है। यहां तक ये बात समझ आई आपको? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जब कॉइल रेस्ट में आएगी तो कॉइल थोड़ा घूमने के बाद रेस्ट में आएगी, मतलब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ चुकी होगी। जब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ गई तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप याद करो क्लास 11th में कई क्वेश्चंस आपने इस तरह से किए होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं भी यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं। एक ब्लॉक जिसका मास m है, ये वेलोसिटी v से आके एक स्प्रिंग के साथ टकराता है। एक स्प्रिंग लगाया था हमने यहां पे, और जैसे ये टकराता है अब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग कंप्रेस होके इस सिचुएशन में आ चुका होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा इसको एनर्जी लगानी पड़ेगी स्प्रिंग में, तो इसकी अपनी एनर्जी खर्च हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही है, तो इस सिचुएशन में आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसके आगे ये स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहां शुरुआत में जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी फाइनली वो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। याद आया कुछ? Yes, Yes, sir. sir. वही केस यहां पे है, लेकिन यहां स्प्रिंग में लीनियर कंप्रेशन नहीं है, ये दूसरा स्प्रिंग है, स्पाइरल वाला स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो चुका होगा। तो जैसे यहां स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग ट्विस्ट हो चुका होगा, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ के थीटा स्क्वायर होगी, वहां हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वहां के फोर्स कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्जनल कांस्टेंट, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक समझ आया? Yes, sir. तो Yes, थीटा sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस के को इधर ले आओ, यहां से के को उठा के इधर ले आओ और दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ आई अपॉन के टाइम्स ओमेगा। ठीक है, यही डाउट था ना? Yes, sir.
चलिए, ये भी हो गया। और कोई, और किसी का कोई डाउट? No, sir. चलिए ठीक है बेटा, आज हम यहीं पे खत्म करते हैं अपना सेशन। बाकी जो भी कोई डाउट्स होंगे, डाउट्स लगातार भेजिए, डोंट वरी। बस अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करो, काम में मगन रहो, एक के बाद एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट पे स्ट्रकअप हो जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। और आप लोग आना चाहते हैं तो मैं कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कल और परसों भी आपको एक सेशन ऑनलाइन लाइव देने का। ठीक।